इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के बारे में हम लोग देखेंगे। टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में कब से कब तक 1988 से लेकर 2019 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है इस कोर्स में हम लोग टोटल का टोटल देख लेंगे। हेलो एल्केन्स का एंड हेलो एलिन्स का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इतना हम आपको गारंटी देते हैं कि 80 से 90% जो भी क्वेश्चन हैं आने वाले हैं, जो भी नेक्स्ट नीट में आ रहे हैं, आने वाले हैं इस नीट में, गारंटी है मेरा कि इसी से आएंगे। यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, रिपीटेड कंसेप्ट होते हैं, हमेशा होते आए हैं और इस बार भी होंगे। इतना आप बिलीव रखिए और चलिए शुरू करते हैं। इस कोर्स से बेनिफिट क्या हो सकता है आपको? बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स से हो सकता है आपको कि ऑल क्वेश्चन हो गए, सारे से सारे क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे और किस तरह से अप्रोच करें, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ बुक सोल्यूशन जितना भी होगा क्वेश्चंस का, हर एक बुक सोल्यूशन, हर एक बुक का जो सोल्यूशन है वह ऐड किया गया है, हर एक क्वेश्चन का बुक सोल्यूशन भी ऐड किया गया है इस कोर्स में। साथ ही साथ स्टडी आप कभी भी कर सकते हैं, एनी टाइम भी कर सकते हैं, इससे बेनिफिट है। और रिवाइज कर सकते हैं, कई बार रिवाइज कर सकते हैं। नो नीड टू बाई क्वेश्चन बैंक, कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीदने का इसमें ज़रूरत नहीं है। और यू विल रिवाइज इन फिक्स टाइम। आप रिवाइज कैसे करेंगे? फिक्स टाइम में रिवाइज कर सकते हैं इस कोर्स को। और यहाँ पे हम बता रहे हैं, मेरा नाम है डॉक्टर डी के पांडे और एक डॉक्टर आपको डॉक्टर बनाने के लिए आपका करियर को शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है ओडिशा नीट 2019 में। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोवेस्ट रेट अमॉन्ग द फॉलोइंग। कौन सा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है जो स्लोवेस्ट रेट पे होगा इस दिए गए में से? तो बताना है हम लोग को। यहाँ पे पूछा गया है कि स्लोवेस्ट स्टेप क्या होगा, स्लोवेस्ट रिएक्शन क्या होगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में देखें तो एक्वस एनिवाइज रिएक्शन करा जा रहा है। यहाँ पे कार्बन का है, कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ क्लोरीन का बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है किसे? क्लोरीन को तोड़ के यहाँ पे ONA आ रहा है। मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे OH लगा होगा और OH के बाद इसमें से जब सोडियम रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या हो गया? O -Na, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए तो इसमें भी सेम हो रहा है, यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट तो क्लोरीन टूट रहा है और यहाँ पे OH लग रहा है। नेक्स्ट इसमें देखिए फोर्थ में डी ऑप्शन में तो यहाँ भी क्लोरीन टूट रहा है, क्लोरीन टूटेगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या लग रहा है? OH लग रहा है। तो देखिए तो इसमें से बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि स्लोवेस्ट रेट इसमें से आइडेंटिफाई करना है, सबसे स्लोवेस्ट रेट किसका होगा? स्लोवेस्ट रेट उसी का होता है इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। पार्शियल डबल बॉन्ड आता है देखिए तो क्लोरीन में पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है कहाँ पे? देखिए बी में। देखिए तो क्या यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड है? बी में देखें तो पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फिर से हम लोग देखें सी में देखें तो क्या पार्शियल डबल बॉन्ड है यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन में? तो नहीं है, तो यह भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखें डी में तो पार्शियल डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो ए भी नहीं हो सकता। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होता है? ए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ भी क्लोरीन है, इनके बीच में क्या होगा? पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप होगा रेजोनेंस के चलते और इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आप आंसर देख सकते हैं यहाँ पे, इसका आंसर दिया हुआ है। क्या रीजन है इसका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड ए वन ट्रीटमेंट विथ सोडियम गिव्स बी। बोल रहा है कि जब एक कोई कंपाउंड ए है, जब इसको हम लोग ट्रीट करते हैं सोडियम से तो हमें क्या मिलता है? बी मिलता है। एंड विथ PCl5 गिव सी। अब इसी कंपाउंड को हम लोग जब ट्रीट करते हैं PCl5 से, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो हमको जो मिलता है वह सी मिलता है। बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाईइथाइल ईथर। और फिर बोल रहा है कि जब हम लोग बी एंड प्लस सी को रिएक्ट कराते हैं एक साथ तो हमको क्या मिलता है? डाईइथाइल ईथर मिलता है। यानी कुछ इस तरह का कंपाउंड मिल रहा है C2H5O एंड C2H5O। ठीक है, तो यहाँ पे डाई इथाइल ईथर मिल रहा है। अब बोल रहा है कि ए एंड बी सी, ए बी सी कौन है इसमें से? तो इसको गेस करने के लिए हम लोग देखें तो क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कि जो भी हमको ईथर मिलता है,
ईथर कैसे मिलता है, ईथर का प्रिपरेशन हम लोग विलियमसन सिंथेसिस देखें तो उसमें एक हम लोग लेते हैं ईथर प्रिपेयर करने के लिए। हम लोग देखें तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, एक ऐसा एल्केन जिसका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना हो, और दूसरा लेते हैं क्लोराइड या ब्रोमाइड आयोडाइड मतलब अल्काइल हैलाइड लेते हैं। दोनों को रिएक्शन कराने से हमको क्या मिलता है, ईथर मिलता है। इस तरह के रिएक्शन में हमेशा बैक से चलना चाहिए, किधर से, बैक से चलेंगे तभी हमको मिलता है। तो यहाँ पे पक्का इसमें से कोई ना कोई क्लोराइड होगा और कोई इसमें से हाइड्रोक्साइड होगा, तभी हमको क्या मिल रहा होगा, यहाँ पे ईथर मिल रहा है। ईथर मिलने के लिए हमको क्या होगा, एक क्लोराइड बी और सी में से कोई क्लोराइड होगा तभी हमको ईथर मिल रहा है, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब देखिए इसमें से कौन सा क्लोराइड है, PCl5 से रिएक्शन कराने पे हमको क्या मिलता है, PCl5 से रिएक्शन कराने पे हमको हमेशा अगर क्लोराइड है, क्लोराइड मिल सकता है, ठीक है। तो PCl5 से रिएक्शन कराने पे हमको क्लोराइड मिल सकता है, तो यहाँ पे C पक्का क्लोराइड वाला होगा। और B देखें, B क्या होगा हमारे पास, B सोडियम को रिएक्शन कराने पे यहाँ पे चूंकि ईथर बना है तो B यहाँ पे क्या हो सकता है, और B हो सकता है कि हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। मतलब कुछ इस तरह से हम लोग देखें तो RCl मिले हम लोग को, और प्लस R क्या मिले, ONA। तो RONA हमको कहाँ मिल रहा है, सोडियम है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो B है वह सोडियम से रिएक्शन कराने पे B मिल रहा है, यहाँ पे C मिल रहा है, तो C कोई क्लोराइड होगा तभी हमको क्या मिल रहेगा, ROR ईथर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं हम C को, और यहाँ पे जो R है वह क्या है, वह इथाइल ग्रुप है, बोथ साइड क्या है, इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इथाइल क्लोराइड मिल सकता है हमको या इथाइल ब्रोमाइड मिल सकता है हमको, क्योंकि PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो ABC ढूंढना है इसमें। तो A क्या होगा, जिससे इथाइल क्लोराइड भी प्रिपेयर हो और इथाइल ब्रोमाइड भी प्रिपेयर हो। तो हम लोग को पता है कि अल्कोहल से ROH से जैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं, किसको रिएक्शन कराते हैं, सोडियम को, तो हमको मिल जाता है RONA मिल जाता है। और इसी तरह से हम लोग क्या रिएक्शन कराएं, ROH को रिएक्शन कराएंगे PCl5 से, तो हमको क्या मिल जाता है, वो हमको मिल जाता है RCl मिल जाता है। तो ये श्योर हो गया कि कोई अल्कोहल ही है जो A है। अल्कोहल कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का, क्योंकि प्रोडक्ट हमको मिल रहा है 2 कार्बन का। तो अब आप ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो ऑप्शन ए भी 2 कार्बन का अल्कोहल है, ए भी है, और तो ए दोनों हो सकता है, लेकिन यह सी तो नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इसमें पहला ए जो दिया हुआ क्लोराइड दिया हुआ नहीं हो सकता, लेकिन डी भी हो सकता है। तो सी को हम लोग कट कर दिए। फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है कि बी जो है यहाँ पे बोल रहा है कि इथेन है, जो कि गलत है। बी इथेन नहीं हो सकता है। सोडियम से रिएक्शन कराने पे क्या मिल रहा है, बी हमको सोडियम से रिएक्शन कराने पे यहाँ पे देखें ना हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है जो कि अल्कोहल से। तो क्या बी ए भी नहीं हो सकता है, तो कट कर दिए। फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे क्लोराइड बोल रहा है जो भी नहीं हो सकता है, कट कर दिए। और यहाँ पे देखिए, हाँ अब यहाँ पे बचा C2H5ONA, और यहाँ पे और बी यह आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और सी भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग देखें आंसर से कौन सा जाएगा, डी। और इसका आप आंसर देखना चाहें तो यहाँ पे आंसर है आपके लिए कि क्या इसका आंसर होगा विलियमसन सिंथेसिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड C7H8 अंडरगो द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या होता है इसके साथ, सबसे पहले C7H8 के साथ क्लोरिनेशन होता है, हीट के साथ A बनता है। फिर उसके बाद ब्रोमिनेशन होता है आयरन के प्रेजेंस में, तो B बनता है। फिर जिंक से रिएक्शन कराते हैं तो C बनता है। द प्रोडक्ट C पूछ रहा है कि क्या हो सकता है। हम लोग प्रोडक्ट C6 पूछ रहा है क्या हो सकता है, तो सबसे पहले हमको गेस करना होगा C7H8 क्या हो सकता है। C7H8 है, देखिए हम लोग कैसे गेस करते हैं, C7H8 है, इसमें देखें तो इसमें 7 कार्बन है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है। तो इतना तो श्योर है कि इसमें कोई ना कोई बेंजीन होगा। जब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के आसपास रहता है तो कोई ना कोई इसमें बेंजीन रहता है। अब जैसे देखिए इसमें बेंजीन है तो एक कार्बन बच रहा है, तो क्या बना, CH3, यानी कि अब हम लोग देखें तो यह कौन सा होगा, यह एक टोलिन है। तो टोलिन हमको मिल रहा है, ठीक है, तो टोलिन मिला। और सी यह बेंजीन है जिसमें CH3 लगा हुआ, टोलिन मिल गया, ठीक है। अब ये टोलिन हमारे पास हो गया। अब बोल रहा है कि इसको जैसे ही हीट करके हम लोग रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ हीट करके रिएक्शन कराते हैं, Cl3 के साथ, Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, और हीट करके इसमें काफ़ी अमाउंट में लिया गया है क्लोरीन को, तो
क्लोरीन कहाँ पे जाएगा, ये अंदर वाले रिंग में नहीं जाएगा, रिंग में कहीं भी नहीं जाएगा क्लोरीन, हमेशा जाएगा किसके पास, फ्री रेडिकल रिएक्शन में। यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा, हाइपर कोरिलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे रेजोनेंस ज़्यादा होगा CH3 के पास, तो इसलिए यहीं पे जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वह कुछ इस तरह से बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे बेंजीन है, देखिए इस पेन से लिखने में दिक्कत होता है, आप समझ जाएंगे, CCl3 यहाँ पहला प्रोडक्ट होगा, ये हमारे पास ए बनेगा। इसके बाद देखें तो ए के बाद जैसे हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, ए को रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Br2 और Br2 एंड आयरन के प्रेजेंस में। Br2 आयरन के प्रेजेंस में यह एक ऐसा रिएजेंट है जो इनसाइड रिंग ऐड करता है, इनसाइड रिंग के अंदर ऐड करता है, लेकिन इसमें जो ब्रोमीन होता है वह कैसे ऐड होता है, Br माइनस के रूप में नहीं, Br प्लस के रूप में जाता है। और Br प्लस के रूप में जाता है मतलब वहां पे जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखें CCl3 को, यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, काफ़ी ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट इसका होगा, तो यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेगा, तो यहाँ पे ऑर्थो पे डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा, और पारा पे भी लेके आएगा डेल्टा प्लस चार्ज लेके आएगा। हाइपर माइनस निगेटिव हाइपर कंजूशन भी करता है, तो माइनस एच करेगा, तो और यहाँ पे डेल्टा माइनस रह जाएगा इन रिस्पेक्ट टू ऑर्थो एंड पारा। तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि बेंजीन में कहाँ पे, यहाँ पे CCl3 लगा रहेगा और मेटा पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट जो कौन सा हो गया, बी हो गया। बी को फिर क्या किया गया है, बी को फिर से अगेन जिंक और HCl से रिएक्शन कराया जा रहा है, जिंक और HCl से रिएक्शन कराया गया। तो क्या बनेगा, जिंक और HCl से रिएक्शन कराने पे हमारा देखें तो जिंक और HCl क्या होता है, यह रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे Cl3 है, Cl3 को हटा देगा और फिर से हमारा टोलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 बन जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे लगा है तो वहीं लगा रह जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा C। तो प्रोडक्ट C हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमोटोलिन। ऑप्शन ए ही दिख रहा है सही सही, तो हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए, यह हमारा होगा। इसका आंसर देखना चाहे तो यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है, आइडेंटिफाई ए एंड प्रिडिक्ट द टाइप ऑफ रिएक्शन। पूछ रहा है कि ए को आइडेंटिफाई करना है और किस टाइप का रिएक्शन है इसे आपको प्रिडिक्ट भी करना है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले देखें कि क्या बोल रहा है, कि यहाँ पे देखें तो OCH3 है और ब्रोमीन है, इसको सोडियम अमाइड से या सोडामाइड से बोले तो रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है यह क्या है, यह है मेटा ब्रोमो एनिसोल है, मेटा ब्रोमो एनिसोल इसको बोलते हैं, ठीक है। यह मेटा ब्रोमो एनिसोल है, तो यह ओनली जो इसका रिस्पेक्टिव मेटा सब्स्टिट्यूएंट ही होता है एनिलीन में, यह एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जो एक एलिमिनेशन पाथवे के थ्रू जाएगा, मतलब यह एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा बट यह जाता है एक एलिमिनेशन पाथवे के थ्रू। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, हम इसको आपको दिखा देते हैं, इसका सॉल्यूशन से समझाना ज़्यादा आसान होगा। तो चलते हैं सॉल्यूशन के पास, इसका आंसर आप जान लीजिए, यह होगा, इसका आंसर जो होगा यह एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। यह जो ब्रोमीन है यहाँ पे हट जाएगा और ब्रोमीन की जगह पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, NH2। लेकिन इसका जो पाथवे होता है वह अल्टर होता है, वह कौन सा पाथवे जाता है, एलिमिनेशन के थ्रू जाता है, एलिमिनेशन एडिशन पाथवे जाता है। तो इसका आंसर देखते हैं, उससे समझते हैं हम लोग। यह मेटा ब्रोमो एनिसोल है जो ओनली रिस्पेक्टिव मेटा सब्स्टिट्यूएंट देता है लीन में, और इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो गुड्स बाई एंड एलिमिनेशन एडिशन पाथवे। जैसे यहाँ पे देखते हैं कैसे एलिमिनेशन होता है। सबसे पहले सोडामाइड था, ठीक है, हमारे पास सोडामाइड लिए थे NH2, ठीक है, इसमें से Na प्लस है और NH2 माइनस है। यह एक इलेक्ट्रोफाइल है और यह एक न्यूक्लियोफाइल है Nu माइनस, ठीक है। अब यह न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, जैसे यहाँ पे अटैक कर रहा है तो हाइड्रोजन पे अटैक किया या तोड़ लिया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ पे छोड़ के गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड बन गया, और उसी समय चूंकि यहाँ पे 5 बॉन्ड हो जाता है तो इसलिए ब्रोमीन भी टूट के यहाँ पे चला गया, ब्रोमीन टूट के चला गया तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड हो चुका है तो इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइन। बेंजीन पहले था, अभी इसका नाम होता है ट्रिपल बॉन्ड
सॉरी डबल नहीं, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, 2 बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और आ गया, तो इससे हम लोग बोलते हैं बेंजाइन बोलते हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। अब जो यहाँ पे अमोनिया बना था, हाइड्रोजन टूटा था, हाइड्रोजन को लेके अमाइड अमोनिया बना लिया था, तो यह अमोनिया अब फिर से रिएक्ट करेगा इससे, और अमोनिया रिएक्ट करके क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को खोल देगा, और वहाँ पे अमोनिया कैसे जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुट जाएगा और यहाँ पे NH2 जुट जाएगा, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे नीचे मिलेगा, जो दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा आंसर इसका हो जाएगा, हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द रिएक्शन, यहाँ पे दिया हुआ है CH3 CH2 CH2Br NaCN, एंड इसमें से देखें तो CH3 CH2 CH2 CN है, यानी कि यहाँ पे जो है ब्रोमीन को हटा के और क्या आ रहा है, साइनाइड आ रहा है, और NaCN रिएजेंट ले रहे हैं, तो दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट। यह रिएक्शन फास्टेस्ट किस में होगा, रिएक्शन जो होगा यह फॉलो कौन सा पाथवे कर रहा है, देखा जाए तो रिएक्शन फॉलो कर रहा है SN2 पाथवे फॉलो कर रहा है, और जो SN2 फॉलो पाथवे होता है वह पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। SN2 पाथवे पोलर तो होना चाहिए, पोलरिटी आए, बट एप्रोटिक मतलब प्रोटॉन देने वाला कोई इसमें नहीं हो उसमें, तो यहाँ पे इथेनॉल में देखें तो यह प्रोटिक होगा, तो यह नहीं हो सकता। 5 का ए। मिथेनॉल देखें तो यह भी प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि यह भी मिथेनॉल जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3OH, यह एक हाइड्रोजन देता है। नेक्स्ट देखिए इसमें NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, यह सबसे अच्छा है, DFM बोलते हैं, जो NM डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, इसका फॉर्मूला देखें तो कुछ इस तरह से होता है। NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड का फॉर्मूला, और N होता है CH3, और यहाँ पे फिर से लगा होता है CH3, तो इसलिए उसको बोलते हैं NN, जो N पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा है, NN डाईमिथाइल फॉर्मामाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मामाइड हो गया, तो यह एक पोलरिटी डेवलप हो रहा है, यानी कि यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस आएगा, बट और यहाँ भी डेल्टा माइनस होगा, बट यहाँ पे कोई पोलरिटी तो डेवलप भी हो गया, लेकिन ए प्रोटिक रह गया, तो इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि डी जो वाटर है इसमें भी तो प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर इज ऑल्सो ए प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट्स वाई यह इसका आंसर नहीं होगा और सी होगा। इसका आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। एक्टिव वही होता है जो मिरर इमेज नहीं होता है, एंड मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, जिसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं होता, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो देखिए तो यह मिरर इमेज इसका बन जाएगा, और मिरर इमेज इसका बन जाएगा, और सुपर इम्पोजेबल बनेगा, इसका भी बन जाएगा, इसका भी बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो 2 बड़े बड़े ग्रुप्स ब्रोमीन और ब्रोमीन, आयोडीन और आयोडीन लगे हुए हैं, तो इनको एक प्लेन में नहीं रहने देंगे, और यह क्या एक प्लेन में नहीं रहेगा तो क्या करेगा, एक प्लेन में नहीं रहने से इनको यह नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगा, और इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा, इसका डी होगा ऑप्टिकली एक्टिव। इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पे। फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 CH2, यहाँ पे ब्रोमीन है, केवल से जैसे रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि अल्काइल हैलाइड से हमको जो मिल रहा है वह क्या मिल रहा है, अल्काइल हैलाइड से हम लोग को मिल रहा है एल्कीन मिल रहा है, और KBr और H2O मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोल रहा है कि फॉलोइंग रिएक्शन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है ए रिएक्शन, फिर से यहाँ पे दिया हुआ है बी रिएक्शन, बी में केवल से रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमीन यहाँ हटा, और यहाँ पे एल्कीन मिला था, ऊपर में हमको एल्कीन मिला था, क्या मिला था, एल्कीन, और नीचे में हमको क्या मिला, यहाँ पे अल्कोहल मिला, रिएजेंट वही है अल्कोहल, केवेज है रिएक्शन करा। फिर यहाँ पे Br2 है, और यहाँ पे भी क्या मिला, अल्काइल हैलाइड मिला, क्या मिला, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, पहला बोल रहा है कि ए इज एलिमिनेशन, क्या ए एलिमिनेशन है, देखने वाली बात है। तो ए एलिमिनेशन नहीं लग रहा है कि लग रहा है, ए एलिमिनेशन लग रहा है, क्योंकि इसमें से ब्रोमीन HBr टूट के निकला है, तो यहाँ पे गया हुआ है, तो इसलिए हम इसको डिलीट करते हैं। हाँ ए एलिमिनेशन है, ए जो है एलिमिनेशन निकला है, क्योंकि यहाँ से लग रहा है कि HBr
टूट के निकला हुआ है इसमें से, तो ए इज एलिमिनेशन सही है, एलाइन सही है, अंडरलाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट बी देखें, बी एंड सी आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बी देखें तो सब्स्टिट्यूशन, हाँ बी तो सब्स्टिट्यूशन लग रहा है कि ब्रोमीन हट के वहाँ पे उसके बदले क्या आ गया, OH आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लग रहा है। सी के बारे में देखें, सी सब्स्टिट्यूशन कहीं से नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, Br2 है, यहाँ पे एडिशन लग रहा है, तो बी क्या है, यह एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और सॉरी सी एडिशन है और बी क्या है, सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और ए देखें तो क्या है, ए है एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो अब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए इज सब्स्टिट्यूशन गलत, ए एंड बी आर एलिमिनेशन गलत, ए इज एलिमिनेशन सही है, बी इज सब्स्टिट्यूशन सही है, एंड सी इज एडिशन रिएक्शन सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर देख लिए। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, टू पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ द CH3CHOH, और इसका क्या हो सकता है, इसका दो पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है देखने वाला है। तो इस ग्रुप का हम लोग देखें, तो इस ग्रुप को लिखें तो यह क्या है, ग्रुप कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले यहाँ पे है COOH, ठीक है। तो यह ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं, इसे क्या बोलेंगे, पॉसिबल स्टीरियो स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑप्टिकली एक्टिव, इसका जो स्टीरियो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया ग्रुप, फिर से एक C है, इस पे एक OH लगा हुआ है और यहाँ पे H लगा हुआ है, साथ ही साथ इसमें देखें तो CH3 है। अब इसका हम लोग स्टीरियो स्ट्रक्चर देखें तो इसका पॉसिबल इसका एनेंसियर बना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, COOH एंड साथ ही साथ क्या होगा, CHOH एंड साथ ही साथ CH3। यह मिरर इमेज टाइप का लग रहा है, और जब भी मिरर इमेज होता है और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनेंसियोमर। और इनेंसियोमर्स जो भी होते हैं वह क्या होते हैं, इनेंसियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 8 का आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, रिएक्शन ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है C6H5CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3 है, यह HBr से जैसे रिएक्शन कराते हैं तो इसमें प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा इसी को हम लोग को गेस करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं HBr से रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या है, यह एक बेंजीन है, ठीक है, C6H5 बेंजीन है जिसमें क्या लगा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH और इसमें लगा हुआ है CH3। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो HBr का एडिशन रिएक्शन हो सकता है, या HBr है इसमें से क्या जाके ऐड होगा, इसमें से हाइड्रोजन जाके ऐड होगा और वहाँ पहले, और उसके बाद से Br जाके ऐड होगा, यानी कि एडिशन रिएक्शन होगा डबल बॉन्ड पे। लेकिन किस पे पहले ऐड होगा, अगर हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे केटायन बनेगा, अगर हम लोग हाइड्रोजन यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ पे केटायन बनेगा, ठीक है। तो हम लोग देखें कौन सा केटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है केटायन यहाँ पे जोड़ रहे हैं हम लोग, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटायन जो होता है वह मोर स्टेबल होता है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, इस वाले से रास्ते से चलेंगे, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे हम लोग बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन, और यहाँ पे CH है यहाँ पे, और यहाँ पे CH2 हो जाएगा अब, और यहाँ पे CH3 एक तो है ही, ठीक है, CH3 है, और यहाँ पे अब बच गया क्या, कार्बोकेटायन। यह बेंजाइल कार्बोकेटायन है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, और जैसे ही इसको अब Br माइनस से हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन आकर लग जाएगा और कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, और यहाँ पे CH और ब्रोमीन लग जाएगा और CH2 एंड CH3 बनेगा। तो इस तरह से इसका आंसर देखिए हम लोग तो कौन सा जा रहा है, इसका आंसर सबसे बेहतर वाला आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर 10 का C जा रहा है। तो इसका आंसर होगा C, इसका आंसर देख लेंगे हम लोग, यह रहा आंसर हमारा। फिर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल अंडरगो रेसिमाइजेशन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KOH हाइड्रोलाइजेस। जब KOH सॉल्यूशन हाइड्रोलाइज करता है तो कौन सा इसमें रेसिमाइजेशन जाएगा।
तो रेसिमाइजेशन जाने के लिए हम लोग को पता होता है रेसिमाइजेशन किसको बोलते हैं, जिसमें डी और एल फॉर्म दोनों होते हैं, इक्वल अमाउंट में बनते हैं। जितना डी हो यानी कि 50% डी हो तो 50% साथ ही साथ क्या हो, एल हो। इस तरह का अगर सोल्यूशन मिलता है हमको तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। रेसमिक मिक्सचर इसको बोलते हैं, यानी कि और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसिमाइजेशन बोलते हैं। तो अब देखते हैं केवेज क्या काम क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस करते हैं केवेज, तो केवेज हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या रहता है, इसमें से OH माइनस आता है न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्लोरीन को हटाएगा तो यहाँ पे कोई भी कायरल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि CH2 और फिर से और OH बनेगा, कोई कायरल प्रोडक्ट नहीं बना। यहाँ देखें तो यहाँ भी कोई कायरल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो यह भी रेसिमाइजेशन नहीं होगा, यह भी रेसिमाइजेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ भी कोई कायरल प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो इसका भी रेसिमाइजेशन नहीं होगा। लेकिन हाँ फोर्थ में देखें तो यहाँ पे कायरल कार्बन है, तो यहाँ भी कायरल जो हमारा OH आएगा केवेज से, तो केवेज OH माइनस जो आएगा तो यहाँ पे यह एक कायरल कार्बन बना सकता है। CH3 हाइड्रोजन है यहाँ पे और C2H5 है, और साथ ही साथ यहाँ पे OH आएगा जो कि स्टार मार्क यानी स्टेरिक मार्क्स होगा इस पे, और एक कायरल कार्बन बनाएगा। और कायरल कार्बन होने की वजह से यह क्या बनाएगा, यह एक के रेसमिक मिक्सर बनाएगा। लेकिन 3 तो नहीं बना रहा है, यानी हम लोग देख रहे हैं तो कौन कौन नहीं बना रहा है, 3 हमारा नहीं बना रहा है, सिर्फ एक ही बना रहा है। और ऑप्शन में दिया हुआ 1 2 नहीं 3, कोई भी इसमें से ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, तो नन इसका आंसर सही होगा। आंसर सही नहीं होगा, सिर्फ 4 बना रहा है इसमें से। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग 11 का। तो 11 का आंसर नन दिया हुआ है, क्योंकि इसमें से कायरल एक ही बना रहा है और वही बनाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1 और 2 जो है इसमें दिया गया है वो क्या है, 1 और 2 क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास आइडेंटिकल है, पेयर ऑफ कन्फर्मर्स है, पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो 12th में बोल रहा है कि ये क्या है। 12th में देखें तो यह क्या है, आइडेंटिकल है, पेयर ऑफ कन्फर्मेंस है, पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स है। गेस कीजिए, अपना आंसर लिखिए, फिर से हम लोग इसके पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए तो हम लोग देखें इसको देखते हैं। यह एक हमारे पास है ग्रुप टोटल्स और एक हमारे पास है। यहाँ पे देखें तो ऊपर में CH3 है और नीचे में, इसको हम लोग हटा देते हैं सारे को। ऊपर में यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे नीचे में CH3 है। इधर हाइड्रोजन है जिसके अपोजिट इसके इधर हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन है, इसके अपोजिट यहाँ पे ब्रोमीन है। तो यह हमको जहाँ तक लग रहा है यह पहला जो है वह स्टैगर्ड लग रहा है। दूसरा में देखें तो क्या है, दूसरा में देखें एंड सेकंड देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो जस्ट यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ ब्रोमीन है, तो यहाँ ब्रोमीन है, और CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे है। तो इसमें देखें तो यह स्टैगर्ड फॉर्म हो गया, लेकिन यह एक्लिप्स फॉर्म है, क्योंकि अगर हम लोग देखें पीछे वाले को देखें तो पीछे वाले से आगे वाले को रोटेट किया गया है। कितना सा रोटेट किया गया है, थोड़ा सा रोटेट किया गया है। तो यह क्या है, स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स, स्टैगर्ड नहीं, यह इक्लिप्स फॉर्म, रोटेट नहीं किया, सेम टू सेम है, रोटेशन होता है तो गॉज फॉर्म आता है। यहाँ पे स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म आ रहा है क्योंकि रोटेशन नहीं किया गया है, यानी कि तो हम लोग देखिए 1 और 2 क्या है, 1 और 2 यह जो हमारे पास ये पेयर ऑफ कन्फॉर्मर्स है। कन्फॉर्मर्स में हमारे पास स्टैगर्ड होते हैं, इक्लिप्स होते हैं, गॉज होते हैं। तो इसमें से स्टैगर्ड पहला वाला है और इक्लिप्स से दूसरा वाला, तो हमारे पास ये कन्फॉर्मर्स है। इसके आंसर देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, दो क्वेश्चन के ग्रुप है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कौन सा इसमें से एसिड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है। इसके लिए सभी एसिड के स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। हम लोग को मैलिक एसिड इस तो बहुत अच्छे से याद रहता है, तो यहाँ पे देखिए मैलिक एसिड इसको बोलते हैं। जो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड जान लीजिए, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, जो हम लिख रहे हैं वही होता है दोनों का फॉर्मूला, मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड का। अंतर सिर्फ इतना होता है, जैसे ये हम लिख रहे हैं यह क्या है, ये हमारे पास है, यह मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको रोटेट कर दें, मतलब इस ग्रुप को लेके चल जाएं ऊपर में यहाँ पे और हाइड्रोजन को लेके चलाएं यहाँ पे, सिर्फ एक्सचेंज कर लें तो तुरंत वह क्या हो जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग देखें तो सीस फॉर्म जो होता है वह मेलिक एसिड होता है, यानी कि सीएस यहाँ पे एसिड का देखें कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ और यहाँ दोनों एक साइड सेम साइड है, तो सीस फॉर्म है, यह एक क्या है मेलेइक एसिड है। लेकिन वही इसका ट्रांसफॉर्म जो होता है वह क्या होता है फीमेरिक एसिड होता है। तो मेलेइक एसिड हम लोग जानते हैं कभी भी ऑप्टिकल आइसोलेशन नहीं शो कर सकता है। क्यों नहीं शो कर सकता? क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन शो करेगा सीस और ट्रांसफॉर्म, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड। ऑप्टिकल आइसोलेशन के लिए क्या चाहिए? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज यानी कि कायरल कार्बन चाहिए, तो शो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं। क्वेश्चन पर इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन है यहाँ पे, यानी कि सी आई है, यानी कि आयोडीन को हटा रहा है फ्लोरीन और यहाँ पे खुद लग जा रहा है। रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? नेक्स्ट इसका हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन 13 देख चुके हैं हम लोग, 14 देखें। 14 में देखें तो क्या है इस 14 में? जैसे आयोडीन है तो यहाँ पे फ्लोरीन, आयोडीन को फ्लोरीन रिप्लेस कर रहा है। यह रिएक्शन मोस्ट फेवरेबल कब होगा? इफ एम हैपेंस टू, एम यहाँ पे क्या होगा तब, ताकि यह रिएक्शन काफी आसानी से होगा क्वेश्चन नंबर 40 में। तो यहाँ पे देखें तो SN1 रिएक्शन जाएगा। तो SN1 मैकेनिज्म में आयनिक मैकेनिज्म जो होता है, यहाँ पे कोई भी फ्लोरीन का कंपाउंड होता है वह क्या होता है? MF है। तो यहाँ पे यह हमेशा जो है फ्लोरीन है आयनिक कंपाउंड ही बनाता है। तो सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड किसके साथ बनेगा? सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड देखें तो हम लोग हमारे पास जो ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में सबसे अच्छा आयनिक कंपाउंड जिसका रेडियस ज़्यादा होता है उसी के साथ बनता है। तो आर रेडियस जो कैटायन का रेडियस है उसके साथ आयनिक कंपाउंड सबसे अच्छा बनेगा। तो इसलिए RAC जो है वह सबसे बेहतर SN1 रिएक्शन जा सकता है आयनिक कंपाउंड से, यानी कि SN1 रिएक्शन जाएगा। दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं इसका 14 का। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में देखें कंसीडर द रिएक्शन में हम लोग देखना है, यहाँ पे दिया हुआ है एक टर्सरी कार्बन है, यहाँ पे CH3 CH2 है और Br है। जैसे इसको हम लोग इथेनॉल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, इथेनॉल से रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास जो बनता है यहाँ पे एक ईथर बन रहा है और HBr बन रहा है। पहला रिएक्शन हमारे पास ये है। दूसरा रिएक्शन है इसमें दिया हुआ है कि फिर से वही है, रिएजेंट तो सेम लिए, बस इसमें जो इथेनॉल लिए थे उसकी जगह पे हाइड्रोजन हटा के इथोक्साइड आयन ले लिए। इथोक्साइड आयन जैसे लेते हैं तो यहाँ पे Br माइनस बचता है, यहाँ पे HBr1। अब बोल रहा है कि जो दोनों में मैकेनिज्म है रिएक्शन 1 और 2 का वह क्या हो सकता है? मैकेनिज्म रिएक्शन 1 एंड 2 का देखें तो क्या होगा। तो हम लोग देखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो हम लोग देखें तो दोनों में मैकेनिज्म, यह ईथर का प्रिपरेशन है और ईथर का प्रिपरेशन है यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड जो लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी लेते हैं। विलियमसन सिंथेसिस में एल्कोक्साइड लेते हैं या हाइड्रोक्साइड लेते हैं या इथोक्साइड ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि हाइड्रोजन को OH को हटा, OH से हम लोग क्या करते हैं सोडियम वगैरह से रिएक्शन करा के तुरंत ही उसका हम क्या लेते हैं O माइनस Na+ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्साइड बना। तो अब यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग तो दोनों रिएक्शन में और विलियमसन सिंथेसिस हमेशा क्या आता है SN2 जाता है। तो हमारा रिएक्शन जो यहाँ पे ईथर का प्रिपरेशन है दोनों के दोनों क्या जाएगा? SN2 जाएगा। जिसका आंसर 15 में क्या हो जाएगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। which one is most reactive to our SN1 रिएक्शन? SN रिएक्शन जानते हैं हम लोग कि इसमें क्या होता है, जो कार्बोकेटायन बनता है जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वह SN1 की तरफ ज़्यादा जाएगा। अब इसमें देखिए हम लोग सब ऑप्शन में हम लोग छांटने की कोशिश करें तो सबसे बेस्ट कार्बोकेटायन किस में बन रहा है? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन सबसे बेस्ट किस जिसमें बनेगा वो सबसे अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो CH है और C6H5 और Br है, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बनेगा, 2 फिनाइल लगा हुआ है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग एक कार्बोकेटायन यहाँ पे बनेगा जिसमें एक साइड की तरफ फिनाइल लगा रहेगा, दूसरी साइड तरफ मिथाइल लगा रहेगा। यहाँ पे देखें तो एक कार्बन है C6H5 है, C6H5 पे कार्बन है और यहाँ पे मिथाइल लगा रहेगा और एक तरफ फिनाइल लगा रहेगा। लेकिन अगर हम लोग सी में, हाँ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 फिनाइल ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पे देख रहे थे तो 2 फिनाइल ग्रुप तो था बट एक हाइड्रोजन एटम था। तो ज़्यादा स्टेबल सबसे अच्छा कार्बोकेटायन कौन बनेगा? इसमें रेजोनेट, इसमें अगर हम लोग देखें इसको मिटा के सबको तो इसमें क्या देखें तो R इफेक्ट ही है
आर इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट किस कौन शो करेगा, यहाँ पे बेंजीन शो करेगा, और साथ ही साथ प्लस आर इफेक्ट बेंजीन शो करेगा, और ये जो हाइपर कोइंसिडेंस इफेक्ट कौन शो करेगा, CH3 जो करेगा हाइपर कोइंसिडेंस इफेक्ट शो करेगा। तो 16 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं 15 16 का। तो हमारे पास यह आंसर है। उसके बाद देखते हैं हम लोग आगे 17 क्वेश्चन को। 17 क्वेश्चन देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन 1 2 3 4 कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक फाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड में करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी कौन इंक्रीज करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अच्छा रिएक्टिव होता है जो सबसे अच्छा कार्बोकेटाइन बनाएगा, वो सबसे अच्छा रिएक्टिव होगा। तो फर्स्ट में देखिए न्यूक्लियोफाइल की तरफ है, तो यहाँ पे जो थर्ड है, थर्ड में क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा थर्ड में। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, ऑप्शन सी में देखें। तो थर्ड जो है सबसे अच्छा रिएक्टिव दिख रहा है, ठीक है, थर्ड सबसे अच्छा। उसके बाद देखें कार्बोकेटाइन, तो उसके बाद देखें तो फोर्थ में 2 मिथाइल ग्रुप लगा रहेगा, मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगा, तो इसमें इसके बाद फोर्थ दिख रहा है जो अच्छा रिएक्टिव होगा। उसके बाद देखें तो इसमें हाइड्रोजन को यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, रेजोनेंस की वजह से यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा, बट इसमें क्या है, 2 विथड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि -I स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, या -M ग्रुप भी बोल सकते हैं, या 2 -M ग्रुप जो स्ट्रांगली विथड्रॉइंग ग्रुप है। यह दोनों बहुत ही तेजी से खींचने की कोशिश करेंगे, कार्बोकेटाइन को और भी अनस्टेबल करेंगे, ठीक। नहीं प्लस M ग्रुप है, -I और +M ग्रुप है, तो कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे 2। तो यहाँ पे मतलब देखें, इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1। तो हमारा ऑर्डर देखें तो 1 2 4 3, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा ए। आंसर देख लेते हैं इसका क्या है, ये हो गया हमारे पास आंसर। इसके बाद देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन में यहाँ पे क्या दिया, C6H5CH2Br में देखें तो Mg मैग्नीशियम और ईथर से रिएक्शन कराते हैं H2H3O+ के प्रेजेंस में। तो अब इस रिएक्शन में क्या बनता है, देखने वाला पॉइंट है कि इसमें क्या बनेगा। पहले मैग्नीशियम और ईथर से रिएक्शन कराते हैं, तो इस मैग्नीशियम और ईथर से रिएक्शन कराते हैं, तो सबसे पहले जो होता है मैग्नीशियम ईथर ग्रिग्नान रिएजेंट बनाता है अल्काइल हैलाइड से। ग्रिग्नान रिएजेंट क्या बनेगा, इसको लिख लेते हैं, एक्स हम लोग जो होगा उसको लिखते हैं C6H5CH2Mg है, CH2Mg है, तो यह ग्रिग्नान रिएजेंट है। और जैसे इसको हम लोग वाश करते हैं, यानी कि H3O+ से, सॉरी यानी कि H3O+ यानी कि एसिड से जैसे ही वाश करते हैं तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। क्या बनेगा, C6H5CH3 यानी कि एल्केन बन जाएगा, और साथ ही साथ बनेगा मैग्नीशियम में दोनों ग्रुप जाके OH एंड Br दोनों ग्रुप मैग्नीशियम में जाकर जुट जाएगा, तो हमारे पास क्या बना, टॉलिन ग्रुप बनता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर 18 का क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, C6H5 और CH3 यानी कि टॉलिन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले इसका आंसर देख लिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। Which of the following reaction is an example of nucleophilic substitution reaction? न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा, इसका रिएक्शन कौन सा इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम है और RX है, दोनों के दोनों कंबाइन हो जा रहा है, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, या क्या है, या कम्बिनेशन रिएक्शन है, तो यह आंसर नहीं हो सकता। फिर RH है H2 है, तो यहाँ RH बन गया, यहाँ RX तो बना, सब्स्टिट्यूशन तो है, बस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इलेक्ट्रोफाइल H जो होगा वह H+ के फॉर्म में जाकर जुटेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इसलिए 19 का बी भी नहीं होगा। RX और Mg देखें तो RMGX ग्रिग्नान रिएजेंट बना रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा इसका आंसर। डी में देखें तो RX है, KOH है यहाँ पे, और अल्कोहल बनाया, मतलब OH है, जो OH- जाके X को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, तो सब्स्टिट्यूशन भी है
और साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो OH है, हटा रहा है X को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो जो हमको डिमांड था वही फुलफिल हुआ था, आंसर उसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स डज दिस मॉलिक्यूल हैव, इसके पास कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं इस मॉलिक्यूल्स के पास। तो स्टीरियो आइसोमर्स में हम लोग जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो होते हैं सिस और ट्रांस, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म जो होते हैं, तो सबके सब जितने भी होते हैं ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों को मिलाकर हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को हम लोग एक बार ओपन करके इस सबको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे इस कंपाउंड को ओपन करके लिखते हैं नीट एंड क्लीन में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कंपाउंड दिखाई देगा हमें, कार्बन है, हाइड्रोजन है और डबल बॉन्ड है इसके और दूसरे कार्बन के साथ, और ऊपर में यहाँ हाइड्रोजन है, फिर से यहाँ पे CH2 है जो जुड़ा हुआ है C के साथ, और साथ ही साथ वह जुड़ा हुआ है H के साथ जुड़ा हुआ है, और यह Br के साथ भी जुड़ा हुआ है, और CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो तो यह है कि कायरल कार्बन हमें मिल गया, जैसे हमने ओपन करके स्ट्रक्चर लिखा। यहाँ पे देखें तो एक हाइड्रोजन दोनों अपोजिट है, तो यहाँ पे ट्रांस फॉर्म मिल गया। जब ये ट्रांस होगा तो इसका सिस भी होगा, तो सिस और ट्रांस दो हमको यहाँ से मिल गए, सिस और ट्रांस स्टीरियो आइसोमर्स हमको दो यहाँ से मिल गए। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करें तो इसका होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, इसमें n नंबर ऑफ कायरल सेंटर है 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो होता है वह 2 to the power n होता है। तो यहाँ पे रखेंगे 2 to the power 1 रखेंगे तो 2 होगा। तो हम लोग देखें टोटल हम लोग स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो स्टीरियो आइसोमर्स कितना हो जाएगा, 2 ज्योमेट्रिकल प्लस 2 ऑप्टिकल, यानी टोटल हमारे पास 4 स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 20 का आंसर हो जाएगा C। आंसर 19 और 20 का देख लेते हैं हम लोग, उसके बाद चलते हैं 21 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में देखें, इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप, यहाँ पे दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिलेटिव रेट, सबसे ज़्यादा किसके पास रिलेटिव रेट होगा। तो SN2 मैकेनिज्म है जो प्राइमरी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को फॉलो करता है, तो फेवर्ड क्या होता है जिसमें स्मॉल ग्रुप लगा होता है। SN2 रिएक्शन किस में होगा, R है, तो इसमें जितना भी स्मॉल ग्रुप लगा होगा वो ज़्यादा फेवर करेगा। तो हाईएस्ट रिलेटिव रेट किस में होगा, 21 में। तो सबसे R छोटा ग्रुप, इसमें R इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। A में देखें, B में देखें तो 2 कार्बन का है, C में 3 कार्बन का है, और D में अगेन जो है 4 कार्बन का R ग्रुप लगा हुआ है। तो टोटल हमारा आंसर जो होगा B होगा 21 का। 22 का देखें, इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट बाई ए कंपाउंड इन ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट दाउ टू बी कायरल, इट मे मीन दैट, इसका मतलब क्या हो गया, कोई रोटेशन नहीं हो। इफ देयर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाई कंपाउंड इन स्पेसिफिक सॉल्वेंट में हो तो क्या हो सकता है, द कंपाउंड इज सर्टेनली मेजो, कोई प्लेन पोलराइज लाइट नहीं हो, कायरल कार्बन भी है और साथ ही साथ कोई रोटेशन भी नहीं है, तो पक्का है कि जितना उसमें डी फॉर्म है यानी कि डेक्स्ट्रो प्लस है उतना ही लिबो है यानी कि माइनस है। तो जितना डेक्स्ट्रो रहता है उतना ही लिबो रहता है, यानी कि 50% जो है और डेक्स्ट्रो है एंड 50% जो है वह क्या है, लिबो है। दोनों इक्वल अमाउंट में रहता है। इस तरह के कंपाउंड में ही कोई ऑप्टिकल रोटेशन नहीं हो पाता है कायरल रहने के बावजूद, तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग मीजो बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। 21 22 का आंसर देख लेते हैं हम लोग, फिर चलते हैं 23 क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि CH3 CHCl और CH2 CH3 हैज ए कायरल सेंटर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इट्स R कन्फिगरेशन। CH3 CHCl और CH2 CH3 इसके पास कायरल सेंटर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इस R कन्फिगरेशन, कौन इसमें से है जो R कन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो R कन्फिगरेशन हम लोग जानते हैं, R इसको ट्रिक होता है याद रखने का बहुत ही आसान, कि देखिए R लिखते कैसे हैं, इस तरह से लिखते हैं ना R, तो इसमें चलने के लिए इस ऐसे हम लोग जो R लिखने जा रहे थे तो ऐसे चल रहे थे, मतलब एरो की इधर जाएगा क्लॉकवाइज। S लिखने के लिए इधर चलना होता है, हम लोग पीछे की तरफ चलना होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो S जो होता है वह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो जो होगा S बनेगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो R बनेगा। यह कैसे रोटेशन डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो 23 में देखें तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है 23 में, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है क्लोरीन है,
तो इसको हम लोग ए देते हैं। उसके बाद से हमारे पास सेकंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, कौन है, ए वाला ग्रुप है, तो इसको हम लोग बी देंगे और इसको सी देंगे, इसको डी देंगे। तो यहाँ पे देखें ए बी सी जाना होता है, डी को इग्नोर भी कर दिया जाए तो ए बी सी जाना होता है, ए से बी और उसके बाद सी जाना होता है। तो ए से गए बी और फिर सी गए, तो इसका नहीं हो पा रहा है, इसमें एक्सचेंज करना पड़ेगा, यानी कि ए सही से नहीं बैठ रहा है। फिर इसमें देखें तो ये हमारे पास ए हो गया, ए बी हो गया और ए हो गया, सी हो गया और यह डी हो गया। डी लोवेस्ट प्रायोरिटी को हमेशा नीचे रखते हैं तो बेहतर होता है। तो इसका हम लोग रोटेशन देखें तो इसमें ए से बी से सी गए, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लोरीन, फिर इथाइल और फिर मिथाइल के पास, और लोवेस्ट प्रायोरिटी तो एच का है जिसको हम लोग नीचे रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 23 का आंसर देख लेते हैं इसका 23 का। आर कन्फ्यूजन फिर से देखते हैं 24, 25, 26 क्वेश्चन को। 25 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, कौन सा इसमें से कायरल नहीं है। सबका स्ट्रक्चर लिखना होगा। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड है, 1 2 3 कार्बन का एसिड है। तो 3 कार्बन का एसिड जो है इसमें बोल रहा है 2 हाइड्रोक्सी, तो 2 हाइड्रोक्सी है यहाँ पे है, तो ये क्या कायरल कार्बन है, तो यस कायरल कार्बन है। तो इसका आंसर ए नहीं हो सकता कभी भी। फिर देखिए हम लोग बी यानी कि 2 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटानॉल उसका स्ट्रक्चर देखें तो 1 2 3 4 और इस पे ब्यूटानॉल है, तो इस पे 2 ब्यूटानॉल है, सॉरी यहाँ पे हम लोग 2 ब्यूटानॉल है, इंट पे नहीं लगाएंगे, सेकेंड नंबर पे लगाएंगे। 2 ब्यूटानॉल है और यहाँ पे देखें तो यहाँ भी कायरल कार्बन मिल गया हमको, इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन और हाइड्रोजन और OH, तो कायरल कार्बन मिल गया। तो इसका आंसर नहीं होगा बी भी। सी पूछ रहा है कि 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन लिखते हैं और 2 और 3 पे ब्रोमीन लगाना है, 2 और 3 पे। तो हम लोग देखें 2 और 3 दोनों पे ब्रोमीन लगाना है पेंटेन, तो यह भी कायरल मिल जाएगा और यह भी कायरल मिल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें जैसे लगाते हैं तो चारों ग्रुप, इस कार्बन का भी डिफरेंस है, इस कार्बन का भी और इस कार्बन, दोनों कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है, 2 कायरल हो जाएगा। तो आंसर इसका नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद से 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन देखें तो 1 2 3 4 5। अब इसमें बोल रहा है 3 पे ब्रोमो लगाना है, तो 3 पे ब्रोमो लगाए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को लगाए। जैसे लगाते हैं तो देखते हैं इधर भी इथाइल ग्रुप और इधर भी इथाइल ग्रुप, दोनों साइड इथाइल ग्रुप है, तो यह कॉपी नहीं हो पाया, मतलब कि चारों ग्रुप डिफरेंट नहीं हो पाया, तो यह नहीं है, नॉट कायरल है। तो डी हो जाएगा 24 का आंसर। फिर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। Which of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism? SN1 mechanism से ही कौन जाता है 25 नंबर क्वेश्चन में। तो हम लोग देखें तो SN1 मैकेनिज्म किस में होता है, SN1 मैकेनिज्म होता है जिसमें बल्कि ग्रुप लगा होता है, उसमें सिर्फ SN1 मैकेनिज्म होता है, मतलब जिसमें 3 डिग्री कार्बन हो, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है। तो SN1 फेवर करता है 3 डिग्री को, SN1 फिर 2 डिग्री को, फिर 1 डिग्री को फेवर करता है, जबकि SN2 जो होता है जस्ट इसके अपोजिट फेवर करता है SN2। तो देखिए सबसे इथाइल क्लोराइड में बल्कि ग्रुप नहीं है तो ये नहीं जाएगा, SN1 नहीं जाएगा। एक्सक्लूसिवली आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में भी, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड, स्ट्रक्चर देखना होगा। तो हम लोग देखें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो चांसेस बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं 1 2 3। तो आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल में देखें तो यहाँ पे Cl लगा दिए, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 डिग्री है तो उतना अच्छा नहीं बनेगा। वहीं बेंजाइल क्लोराइड देखते हैं, बेंजाइल क्लोराइड है, इसमें बेनिफिट क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड में 3 डिग्री से ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे हम लोग लिख रहे हैं बेंजीन हो गया, CH2 हो गया और Cl हो गया। यहाँ पे जैसे ही इस क्लोरीन को हम लोग कट करके निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, जो कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल हो जाएगा और यह जैसे रेजोनेंस आएगा तो यह सिर्फ SN1 मैकेनिज्म से एक्सक्लूसिव जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 26। फिच क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, द कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड, इस कायरलिटी कंपाउंड का क्या है। तो कायरलिटी ऑफ कंपाउंड देखें तो हाइड्रोजन देखें तो सबसे लोएस्ट ग्रुप है, वो सबसे नीचे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे देखें तो हम लोग प्रायोरिटी जो ऑर्डर डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी किसी ग्रुप का कितना देते हैं, प्रायोरिटी,
तो प्रायोरिटी देने के लिए सबसे हम लोग ज़्यादा फैक्टर को डायरेक्टली होता है एटॉमिक वेट को देखते हैं, या एटॉमिक नंबर को भी देख लेते हैं। जब एटॉमिक नंबर सेम रहता है तब एटॉमिक वेट को देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, ब्रोमीन का है, तो ब्रोमीन को प्रायोरिटी देंगे 1, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद देंगे सेकेंड नंबर की प्रायोरिटी क्लोरीन को, थर्ड नंबर की प्रायोरिटी देंगे कार्बन को, और हाइड्रोजन को देंगे फोर्थ नंबर प्रायोरिटी। तो हम लोग को डिसाइड करना होता है, जब भी आर और एस डिसाइड करना होता है तो 1 2 3 यानी कि ए बी सी चलते हैं, प्रायोरिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फोर्थ प्रायोरिटी, सॉरी यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी रहना चाहिए इसको, यानी फोर्थ प्रायोरिटी रहेगा किसका, हाइड्रोजन का। तो हम लोग चलते हैं 1 2 3, तो 1 2 3 गए तो किस तरह का मिला, 1 2 3 गए तो इस तरह का मिला। और ये कब ऐसा कब आता है, जब हम लोग आर लिखते हैं तो क्लॉकवाइज आता है, तो क्लॉकवाइज होगा तो यानी कि आर होगा। 26 का आंसर जो होगा वह क्या होगा, ए होगा, यानी कि आर होगा। 24 25 26 का आंसर देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है। इसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव कौन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। हम लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूशन करना है तो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हमको तोड़ना होता है। जो भी बॉन्ड काफ़ी मजबूत होगा वो उसे तोड़ना मुश्किल होगा, और वह क्या होगा, लिस्ट रिएक्टिव होगा। वो हमारे पास लिस्ट रिएक्टिव कंपाउंड वही होगा जिसका बॉन्ड काफ़ी मजबूत होगा। तो हम लोग देखिए इसमें क्या है, इसका बॉन्ड टूट जाएगा आराम से, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे लोचा है, डबल बॉन्ड आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड की रेजोनेंस की वजह से, यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा, दूरी है। यानी कि देखिए तो इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे ही लोन पेयर जाएगा यहाँ तो फिर रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या बनेगा, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा CH और CH डबल बॉन्ड Cl पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। और इस यहाँ पे देख रहे हैं तो फाइनल जो हमारे पास इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर उसमें क्या होगा, क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन के बीच में होगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसलिए काफ़ी मजबूत हो जाएगा और यह लिस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का आंसर सबको हटा देते हैं तो 27 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को। 27 का आंसर देख लीजिए बुक में दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज इनेंशियोमर। इनेंशियोमर्स कौन है, इनेंशियोमर हम लोग जानते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है, वही होता है इनेंशियोमर होता है। तब इनेंशियोमर चलिए ढूंढते हैं कि कौन है। इनेंशियोमर होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या यहाँ पे मिरर लगाएं तो यह मिरर इमेज है दोनों कंपाउंड, यहाँ पे OH OH मिरर इमेज, H H CH3 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 एंड OH, हाँ ये मिरर इमेज दिख रहा है। और क्या सुपर इम्पोजेबल है कि नहीं है, इस पूरे ग्रुप को उठा के ले आके हम लोग अगर इस ग्रुप पे रखते हैं तो सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है या इनेंशियोमर है श्योर। हम लोग चेक कर लेते हैं आगे को भी, बी ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे देखें तो यह मिरर इमेज ही नहीं है, तो मिरर इमेज नहीं है क्योंकि OH यहाँ पे आ गया और यहाँ पे OH जैसे ही मिरर लगाएंगे यहाँ पे तो मिरर इमेज नहीं बना रहे, कभी भी आंसर नहीं हो सकता। फिर देखते हैं सी में ऑप्शन देख रहे हैं, सी ऑप्शन भी मिरर इमेज नहीं है, यहाँ पे 2 H आ गया और यहाँ पे OH है, तो मिरर लगाएंगे तो कभी भी मिरर इमेज नहीं बन पाएगा, तो सी नहीं हो सकता। डी में देखें फिर अगेन यहाँ भी मिरर इमेज नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, हम लोग इसका आंसर जाएंगे ए जाएगा। 28 का आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ बुक में। उसके बाद देखते हैं 29 एंड 30 नंबर क्वेश्चन को। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हैलाइड्स फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए वही होगा जो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। तो सबसे अच्छा रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना होता है डिहाइड्रोजनेशन के, तो डायरेक्टली हो जाता है एटॉमिक, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हम लोग देखें तो डायरेक्टली होता है एटॉमिक साइज के या रेड जेड के हो डायरेक्टली हो जाता है, या हम लोग बोलेंगे साइज ऑफ एटम की डायरेक्टली हो जाता है। तो साइज ऑफ एटम सबसे बड़ा किसका है, आयोडीन का, उसके बाद है ब्रोमीन का। तो देखिए सबसे ज़्यादा साइज किसका है, आयोडीन का, ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का और देन फ्लोरीन का, यही हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो ए वाला नहीं हो सकता, फिर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन ए हो सकता है। ए वाला आयोडीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, ब्रोमीन से नहीं हो सकता,
फ्लोरीन को ज़्यादा दिया नहीं हो सकता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 29 का। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन में है क्लोरीन है, इसको NaCN से रिएक्शन कराते हैं तो X बनता है, फिर NiH2 से रिएक्शन कराते हैं तो Y बनता है, Y को जब एसिटिक एसिड अनहाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो Z बनता है। इसको फाइंड करना क्या है, चलिए फाइंड करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं साइनाइड को जैसे रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा। तो साइनाइड को रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन को और NaCN से रिएक्शन कराएंगे तो जस्ट क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 और CN बन जाएगा, साइनाइड बन गया। साइनाइड को जैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं निकल और हाइड्रोजन से तो यह क्या हो जाएगा, उसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 कार्बन का था और 1 कार्बन साइनाइड में है, तो टोटल जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा Y जो बन रहा है जिसको बोल रहा है वह क्या बनेगा, अब यह 3 कार्बन का कंपाउंड हो जाएगा CH3 CH2 और CH2 और NH2, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग एजेंट है एंड निकल और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजनेशन करा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे बन गया CH3 CH2 CH2 और NH2 बन गया हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग देखें, उसके बाद से क्या देखें, Y हमारे ये क्या है, Y कंपाउंड है। Y को बोल रहा है कि फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराना है। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन जैसे रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से एसिटिक एनहाइड्राइड में एक ही ग्रुप होता है जो अटैकिंग ग्रुप होता है, वह होता है CH3CO। यह जो होता है ग्रुप जाके वो एसिटिक एनहाइड्राइड का अटैक करता है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड का हेड अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, यह एमाइड बनाएगा। एमाइड कैसे बनाएगा, हाइड्रोजन एक इसका काट लेगा, 2 हाइड्रोजन है तो एक इस तरह का कंपाउंड बना लेगा CH3 CH2, 3 जो हमारे पास कार्बन है तो रहेंगे ही रहेंगे, CH2 यहाँ पे रहेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे CH2 है। और उसके बाद से ये तो हमारे पास इसको हमने लिख लिया हमने, अब इसके बाद से क्या है NH2 है तो वहाँ पे अब हो जाएगा NH हो जाएगा और यहाँ पे CO आके उसके साथ कंबाइन कर जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास अभी बना है यह क्या बना है, यह एक अमाइड बना है। तो कौन सा इसमें से Z क्या है इस रिएक्शन में, तो हमको ढूंढना है Z क्या है। तो Z ढूंढे तो 30 का हम लोग Z ढूंढे तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर B दिख रहा है कि C दिख रहा है, ऑप्शन नंबर दिख रहा है 30 में देखें तो 30 में क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर A दिख रहा है, A ही सही है इसका 30 में ऑप्शन। इसका आंसर देख लें 29 एंड 30 का आंसर देख लिए। फिर 31 एंड 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन में करता है कि CH3 CH2 CH और CH3 यहाँ पे दिया हुआ है 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो ऑब्टेन बाय क्लोरिनेशन ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन को क्लोरिनेशन कराते हैं, कैसे ऑब्टेन होता है, किस मेथड से ऑब्टेन होता है, यही पूछ रहा है। नॉर्मल ब्यूटेन को हम लोग को कराना है और 2 क्लोरो ब्यूटेन पाना है, तो ठीक है। तो इसका मेथड क्या होगा, तो विल बी जो फॉर्म होगा, तो जब हम लोग देखेंगे नॉर्मल ब्यूटेन हमारे पास है कुछ इस तरह से CH3 CH2 एंड CH3, ठीक है। तो इनका जैसे ही क्लोरिनेशन कराते हैं, क्लोरिनेशन मतलब क्या होता है, Cl2 को ऐड करना। Cl2 ऐड किस में होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, मतलब क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। और फ्री रेडिकल में बनता क्या है, हमेशा फ्री रेडिकल में जो बनता है वह इंटरमीडिएट जो बनता है वो रेशमिक मिक्सचर बनता है। फ्री रेडिकल में क्या बनता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है। तो यहाँ पे देखें तो यह एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है तो रेशमिक मिक्सचर के थ्रू ही जाके फॉर्म होगा। तो इसका आंसर 31 का हो जाएगा बी। 32 क्वेश्चन का देखें तो क्या होगा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। हाँ, अब 32 क्वेश्चन देखें और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो हम लोग देखें ए है, इसको हम लोग बोल रहा है C4H9 एंड Cl, C4H9Cl दिया हुआ है, ठीक है। 1 रिएक्शन विथ सोडियम डाई इथाइल ईथर, जैसे इसको हम लोग सोडियम एंड डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, छोड़िए हम इसकी तो नहीं लिखते, यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, डाई इथाइल ईथर गिव से हाइड्रोकार्बन। हमको मिलता क्या है 32 में, हाइड्रोकार्बन मिलता है, गिव से हाइड्रोकार्बन which one monochlorogenation, यहाँ पे मोनोक्लोरिनेशन से गिव्स ओनली 1 क्लोरो डेरिवेटिव कंपाउंड, देन ए इज क्या है। अब बोल रहा है कि मोनोक्लोरिनेशन पे एक ही क्लोरीन डेरिवेटिव कंपाउंड दे रहा है, मतलब उसमें एक ही डिफरेंट तरह का हाइड्रोजन है,
मौजूद है। तो इसमें कंपाउंड पूछ रहा है कि 32 में कंपाउंड कौन सा है। तो C4H9Cl का बहुत सारा आइसोमर बन सकता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि एक हाइड्रोकार्बन देता है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन दिया, HC दिया, और इसको जो हम लोग मोनोक्लोरिनेशन कराते हैं, मतलब एक ही क्लोरीन ऐड करते हैं, तो तुरंत हमको एक ही तरह का क्लोरीन डेरिवेटिव मिलता है। वह क्लोरीन डेरिवेटिव मिलेगा एक ही तरह का। हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन डेरिवेटिव एक ही तरह का कुछ इस तरह का कंपाउंड मिलता है, CH3 एंड क्लोरीन डेरिवेटिव हमको एक ही मिल रहा है। तो कुछ 32 में हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखें तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड और नॉर्मल ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल हो नहीं सकता है, आइसोब्यूटाइल भी नहीं हो सकता है, सेक ब्यूटाइल भी नहीं, टर्स ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड हाइड्रोकार्बन क्या देगा, कुछ हाँ मोनोक्लोरिनेशन। तो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड कुछ इस तरह का हाइड्रोकार्बन देगा कि कार्बन है, CH3 है और फिर इसी तरह का एक और जुड़ा हो ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप में हमेशा अगर मोनोक्लोरिनेशन करें तो एक ही कंपाउंड बनेगा, दूसरा कोई कंपाउंड नहीं बनेगा, क्योंकि सबके सब हाइड्रोजन है, एक ही तरह के है, एक ही कैटेगरी का हाइड्रोजन है, सबके सब प्राइमरी हाइड्रोजन है। तो इसे मोनोक्लोरिनेशन में तो इसका हाफ करें तो इतना, तो इतना जाएंगे तो चूंकि यह ऊर्ज रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन में कंबाइन हो जाता है, तो कंबाइन होकर दोनों बनाया है। और यहाँ बैक जाए तो यहीं पे क्लोरीन लगा होगा, इस कार्बन पे क्लोरीन लगा होगा, तो क्लोरीन वहाँ पे लगा होगा, तो फिर से क्लोरीन लगा होगा, तो यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड इसका आंसर हो जाएगा। 32 का आंसर हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर देख लेते हैं 31, 32 का। फिर चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। एक कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H16 है, सोज ऑप्टिकल आइसोमर। ये क्या शो करता है, सोज ऑप्टिकल आइसोमर। कंपाउंड विल बी, कंपाउंड क्या होगा। 33 का आंसर देखें तो कंपाउंड क्या होगा जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, इनेंशियोमर हो सकता है, कायरल हो सकता है। तो मोस्ट कायरल जो कायरल सेंटर होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ए है, ऑप्टिकल आइसोमर सोज ऑप्टिकल आइसोमर। कंपाउंड कौन सा होगा जिसमें ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो देखिए 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन लिखते हैं इसको, 1 2 3 4 5। 2,3 पे डाई मिथाइल है, 1 और 2 पे डाई मिथाइल है। क्या ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो 2 मिथाइल सेम हो जाएगा, नहीं शो करेगा। यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो इधर एक ऐसा ग्रुप हाइड्रोजन और यहाँ पे हाँ ये शो करेगा, तो ये शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 ब्यूटेन में बोल रहा है 2,2 डाई मिथाइल यहाँ पे और यहाँ पे, तो कोई शो करेगा नहीं। यहाँ पे तो शो नहीं किया, तीनों हाइड्रोजन कार्बन सेम हो गया, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, और यहाँ पे फिर से अगेन 3 हाइड्रोजन सेम हो गया, तो शो नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो फिर से तो यह शो नहीं करेगा। ऑप्टिकल 2 मिथाइल हेक्सेन देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 मिथाइल हेक्सेन देखें तो यहाँ भी शो नहीं करेगा। यहाँ पे दोनों कार्बन सेम हो गया, बाकी सब जगह 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ए। 33 का आंसर ए हो जाएगा जो ऑप्टिकल शो करेगा। इसका आंसर देख लेते हैं जो बुक में दिया हुआ है, और इसके बाद देखते हैं 34 एंड 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए कायरल। कौन सा कंपाउंड इसमें कायरल नहीं है, तो इसमें देखें CH3CH है, D है, CH2Cl है, तो यह कंपाउंड एक कायरल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें CH3, उसके बाद से देखें C हाइड्रोजन और D देखें, और फिर से देखें CH2 और Cl, तो यह दोनों क्या है, डिफरेंट आ रहा है, तो यह कि कायरल कंपाउंड है, या क्या है, कायरल कंपाउंड है। तो नॉट कायरल पूछ रहा है तो इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ भी देखें तो हमको एक कायरल कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ देखें तो कायरल नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम हो जाएगा सी ऑप्शन में, और यहाँ भी कहीं भी कायरल नहीं दिख रहा है। तो फिर से यहाँ पे कायरल दिख रहा है किसमें, डी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी जो होगा उसमें कायरल नहीं मिलेगा 34 में। नेक्स्ट देते हैं 35, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। 35 क्वेश्चन में देखें, हाँ तो देखें हम लोग, तो जो इसमें है रिप्लेसमेंट है क्लोरीन का, हम लोग बोल रहा है कि जैसे हम यहाँ पे 2
डाई नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो अब यह रेडली हो जाता है, मतलब आसानी से ऐसा हो जाता है। इसका रीजन पूछ रहा है, इसका रीजन क्या होता है। तो हम लोग देखें तो NO2 ग्रुप जो होता है वह कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, NO2 ग्रुप जो होता है -I इफेक्ट शो करता है, और साथ ही साथ ऑर्थो पारा पोजीशन पे यह जो होता है -M इफेक्ट शो करता है। -M इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, और इसलिए ऑर्थो और पारा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है। दैट्स वाई यह क्या होता है, बहुत ही इजी बना देता है रिप्लेस करना क्लोरीन को इन केस ऑफ डाई नाइट्रो। दो नाइट्रो जब 2 और 4 पे लगा होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। NO2 विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्थो पारा पोजीशन हो, यह इसका आंसर हो जाएगा 35 का बी। इसका आंसर क्या दिया हुआ 34 35 का बुक में देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं 36 37 क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। कोई भी अल्काइल हैलाइड है इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या एलिमिनेशन से करते हैं, नहीं। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से करते हैं, ये भी गलत है, नहीं। एडिशन से भी नहीं करते हैं, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। जैसे केवेज ले लिए तो केवेज में से OH क्लोरीन को हटा के और OH आ गया, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन इसका आंसर सही होगा। रिएक्शन ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विथ सोडियम मिथॉक्साइड क्या प्रोड्यूस करता है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा, ठीक है। तो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड को लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक कार्बन है, हाइड्रोजन को हम लोग छोड़ देते हैं, कार्बन है, यह होगा टर्सरी ब्यूटाइल, और यहाँ पे ब्रोमाइड Br लिख के ब्रोमाइड हो गया। जैसे इसके सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, किससे, सोडियम मिथॉक्साइड से, और O- है और यहाँ पे CH3 है, सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्शन कराए, तब इसका 37 में क्या प्रोड्यूस करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे है अल्काइल हैलाइड और यहाँ पे है सोडियम मिथॉक्साइड, यह हो गया न्यूक्लियोफाइल जो कि जाके अटैक करेगा, NU न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करने वाला। लेकिन अटैक एक करता है SN2 रिएक्शन से पीछे से, और पीछे से इतना बड़ा बल्कि ग्रुप है, यह एक बल्कि ग्रुप लगा हुआ है कि हटा नहीं पाएगा यह ब्रोमीन को आसानी से। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होने की जगह पे हो जाएगा एलिमिनेशन। यह एक्सेप्शन केस में आता है वैल्यूएशन सिंथेसिस में, जो हम लोग ईथर प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की जगह पे हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका हो जाएगा क्या, कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, 1 2 और 3 रह तो क्या, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, तो यह क्या होगा, आइसो ब्यूटाइलिन हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइलिन इसका आंसर हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। जबकि होना चाहिए था इसको ईथर बनना चाहिए था, ईथर नहीं बन के क्या बन गया यहाँ पे, एल्कीन बन गया, क्योंकि एलिमिनेशन जो है वह डोमिनेट कर गया सब्स्टिट्यूशन पे। इसका आंसर देख लेते हैं 36 37 का। आगे बढ़ते हैं 38 एंड 39 नंबर क्वेश्चन पे। ग्रिग्नान रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, ग्रिग्नान रिएजेंट किसको बोलते हैं हम लोग, RMgX को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नान रिएजेंट। कैसे बनता है, RCl है, जैसे इसको मैग्नीशियम और डाईथर में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, RMgX बनता है, या RMgCl बनता है, RMgBr बनता है, RMgI बनता है। जो कंपाउंड रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा X यानी कि हैलोजन, वही बनेगा ग्रिग्नान रिएजेंट। तो कैसे बनता है, क्या मैग्नीशियम और एल्केन से बनता है, गलत। मैग्नीशियम एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनता है, गलत। जिंक एंड एल्काइल हैलाइड से बनता है, गलत। मैग्नीशियम एंड एल्काइल हैलाइड से बनता है, एकदम सही। तो इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में देखें, द बेंजीन रिएक्ट्स विथ एन प्रोफाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव। बेंजीन को बोल रहा है कि हमारे पास ये है बेंजीन है, रिएक्ट करता है एन प्रोफाइल क्लोराइड से, नॉर्मल प्रोफाइल है 1 2 क्लोराइड, एन प्रोफाइल क्लोराइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या बनाएगा, यहाँ पे बोले तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है टू गिव, और क्या देता है 39 में देखें तो बेंजीन रिएक्ट करिए क्या देता है, तो हम लोग देखें एनहाइड्रस AlCl3 से रिएक्ट करके बनाता है। यह एक जो रिएक्शन होता है इसमें एनहाइड्रस AlCl3 काम होता है, यह आइसोमेराइजेशन करता है, तो आइसोमर करे बनाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल जाके नहीं जुट पाएगा, यहाँ पे आइसो जाके जुटेगा, तो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। और यहाँ पे कार्बन है और 3 ही कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ कार्बन रहेगा और यहाँ भी कार्बन है, तो मतलब यह आइसो जाके जुट गया, आइसो ग्रुप जाके जुट गया, तो इसको आइसो प्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे जो कि प्रिपेयर हुआ। तो आइसो प्रोपाइल बेंजीन इसका आंसर हो जाएगा 39 में।
जो बनेगा। इसका आंसर जो बुक में दिया हुआ देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इम्प्लॉइज एसीटोन एंड। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो होते हैं क्लोरोफॉर्म को, उसमें क्या बनाते हैं, तो हम लोग देखें तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला देखें तो कई फॉर्मूला इसमें आएगा, CaCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से की हेल्प से हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, कैल्शियम OCl और यहाँ पे Cl। ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्लोरीन पे है -1 चार्ज और यहाँ पे क्लोरीन पे है +1 चार्ज। तो एक ऐसा क्लोरीन के कंपाउंड भी पूछा जाता है जिसमें -1 भी ऑक्सीडेशन हो और +1 भी ऑक्सीडेशन हो, दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पाया जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड में, और इसी से बनाया जाता है क्लोरोफॉर्म इंडस्ट्रियल लेवल पे। इसका आंसर हो जाएगा 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर टू गिव ए कंपाउंड ए विच फर्दर रिएक्ट विथ इथेनॉल टू गिव बेंजीन। इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 41 में कि क्लोरोबेंजीन है। चलिए हम लोग लिखते हैं क्लोरोबेंजीन को, ठीक है। इसको बोल रहा है कि मैग्नीशियम से रिएक्टिव कहते हैं, ड्राई ईथर तो मीडियम है जो न्यूट्रल मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, और साथ ही से जैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, ग्रिग्नान रिएजेंट बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ग्रिग्नान रिएजेंट बनेगा, क्योंकि बेंजीन है तो बेंजीन में क्या लग गया, यहाँ पे Mg और Cl लग गया। और फिर बोल रहा है जैसे ही इथेनॉल से रिएक्शन कराते हैं, मतलब C2H5OH से, यहाँ से हाइड्रोजन अच्छा डोनर है, प्रोटिक जो भी कोई प्रोटॉन डोनर से रिएक्शन कराते हैं तो तुरंत हमारे पास एल्केन बनता है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट होगा हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा मैग्नीशियम MgCl के टूट के, तो यहाँ पे फाइनल हमको क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। तो एक बेंजीन का प्रिपरेशन भी की तरह यूज किया जाता है। 41 का आंसर हो जाएगा बी। आंसर देख लेते हैं 41 का बुक का। 42 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। When chlorine is passed through propene at 400 डिग्री सेल्सियस, which of the following is formed? 42 क्वेश्चन को देखते हैं। जब हम लोग देखें क्लोरीन पास करते हैं प्रोपीन के थ्रू, प्रोपीन हमारे पास क्या है, या हम इसको बोलते हैं प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, यह प्रोपीन है। जैसे इस पे हम लोग क्लोरीन को पास करते हैं, ठीक है, क्लोरीन पास करेंगे कैसे, Cl2 है यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस पे बोल रहा है कि क्लोरीन को पास करते हैं तो क्या बनता है। जैसे हम लोग क्लोरीन को पास करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को देखेंगे कि -HCl निकलेगा। क्यों निकलेगा -HCl, क्योंकि जो यहाँ पे क्लोरीन जो होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा और सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो जाएगा, तो इसलिए क्लोरीन जाके यहीं पे अटैच हो जाएगा और कुछ इस तरह के कंपाउंड बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे क्लोरीन लगा होगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एलाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, एलाइल क्लोराइड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Which chloroDerivative of benzene among the following would undergo hydrolysis most readily with aqueous sodium hydroxide to furnish the corresponding hydroxy derivative? बोल रहा है कि सबसे रेडली कौन जाएगा, रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव फॉर्म करेगा। तो इसमें देखें हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव सबसे अच्छा कौन फॉर्म करेगा, जिसमें हम लोग जानते हैं क्लोरीन है, बेंजीन है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। कभी भी बेंजीन जो होता है इसमें क्लोरीन लगा होता है Cl, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से यहाँ इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे NO2 ग्रुप 3 लगा रहेगा, NO2 ग्रुप, तो यह क्या होगा, क्लोरीन को तोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा, 3 क्लोरीन होगा, तो इसलिए सबसे रेडली कौन जाएगा, यही जाएगा। इसमें एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें मिथाइल नाइट्रोजन है, इसमें एक भी नहीं लगा हुआ है, तो सबसे 43 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 42 और 43 का आंसर देख लेते हैं बुक का। फिर 44 एंड 45 को देखते हैं। Which of the following is an optically active compound? कौन सा इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो 1 ब्यूटानॉल देखें तो एक देखें तो 1 2 3 4 हो गया। इसमें 1 ब्यूटानॉल क्या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, एकदम नहीं है, इसका आंसर नहीं होगा। 1 ब्यूटानॉल ये नहीं होगा।
फिर देखो 1 प्रोपेनॉल, तो 1 प्रोपेनॉल में 3 कार्बन रहेगा, एक कार्बन हटा भी दें तभी ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन में 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन, हाँ यहाँ पे हो सकता है क्योंकि यह ग्रुप अलग हो गया, यह ग्रुप अलग हो गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा तो अलग हो गया, मतलब 2 क्लोरोब्यूटेन, तो इसका आंसर तो इसे सी मिल गया। 4 को चेक कर लेते हैं। 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन, 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन में देखिए 7 कार्बन के कंपाउंड लिखते हैं, 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे हम लोग 4 पे हाइड्रोक्सी लगाते हैं OH, तो यहाँ दोनों साइड ग्रुप तो सेम हो गया, तो 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन ये नहीं होगा। फिर देखते हैं 45 का, फॉस्फीन इज ए कॉमन नेम फॉर फॉस्फोराइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉस्फीन एंड कार्बन क्लोराइड, इसको डिलीट कर देते हैं। 45 क्वेश्चन देखते हैं, फॉस्फीन कॉमन नेम किसका है? फॉस्फीन जो होता है वह कार्बोनाइल क्लोराइड का कॉमन नेम होता है, फॉस्फीन होता है कार्बोनाइल क्लोराइड। यहाँ पे फॉर्मूला होता है C+O और Cl, मतलब यहाँ पे इसको बोलते हैं COCl2, मतलब एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन लगा रहता है डबल बॉन्ड के साथ और 2 Cl लगा रहता है, इसको फॉस्फीन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया 45-44 का। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आया हो तो शेयर करें, जिससे भी जिनको आप केयर करते हैं उनसे शेयर करें। वीडियो पसंद आया होगा आपको तो इसे एंजॉय किया होगा आपने तो जरूर वीडियो को लाइक करें, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है हमें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं भूलें, क्योंकि इस पे आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेगी, नीट से रिलेटेड मिलेगी, सारी की सारी चीज़ें एम्स से रिलेटेड मिलेगी और साथ ही साथ मोटिवेशनल भी बहुत सारे आपको वीडियोज इस पे मिलेंगे, USMLE से रिलेटेड मिलेगी। थैंक यू।